जय हिंद। कैसे हम सभी। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में जो समान हिंदी का पेपर था उसी की मैं पूरी तैयारी करवा रहा था और उसी सीरीज का ये अगला लेक्चर है। छठवां या सतवां जो भी हो। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने सामान्य हिंदी में जो टॉपिक पत्र लेखन था उसे कंप्लीट कर लिया है। 20 नंबर की तैयारी हो चुकी है आप लोगों की। और आप सभी को पता है कि समान हिंदी में 2 गद्यांश दिए जाते हैं और प्रत्येक गद्यांश से 3 प्रश्न होते हैं। जैसे एक गद्यांश से जो के आधार पर जो 3 प्रश्न होगा उसमें भावार्थ पूछ लेगा। एक प्रश्न ऐसा पूछ लेगा जिसका उत्तर पूरी तरीके से उसका भी उत्तर जो गद्यांश के आधार पर ही देना होता है। और एक आपका पूछ लेगा रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। शुरू के 2 प्रश्न 5-5 नंबर के, रेखांकित पंक्तियों की जो व्याख्या है वो 20 नंबर की पूछी जाती है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है। तो 30 नंबर ये हो जाता है एक गद्यांश से। फिर एक गद्यांश आपका होगा और उसमें भी 3 प्रश्न होंगे। उसमें जो पहला प्रश्न होगा उसमें शीर्षक लिखने के लिए कहेगा। दूसरा जो प्रश्न होगा उसका उत्तर गद्यांश को आधार बना करके देना होता है। तीसरा जो प्रश्न है वो संक्षेपण होता है। हालांकि सभी के सभी प्रश्नों का आंसर गद्यांश को ही आधार बना करके देना होता है, लेकिन जो दूसरा वाला प्रश्न होता है उसमें पूरी तरीके से जो उत्तर उसका होता है वो गद्यांश को आधार बना करके ही लिखना होता है। मैं समझाऊंगा कि कैसे और क्या गद्यांश के आधार पर जो 3 प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए कौन से नियम हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ उद्धरण देना चाहिए, कहाँ मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा। क्योंकि ये 30 नंबर के 2 गद्यांश, 60 नंबर, 20 नंबर पत्र लेखन, 60-20-80 नंबर। तो एक तरीके से 150 में से आप 50% प्लस की तैयारी आपकी इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हो जा रही है। तो जो पहला गद्यांश है, पहले गद्यांश के आधार पर जो 3 प्रश्न हैं वो ये पूरी क्लास जो है, मतलब ये टॉपिक 2 दिन 2 लेक्चर में, मैक्सिमम 2 लेक्चर में कंप्लीट मैं करा दूंगा। ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को अभ्यास में लाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं जो सामान्य नियम है उसको बताऊंगा, फिर इसके बाद कोई एक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एक गद्यांश उठाऊंगा, उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सब पत्र लेखन टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है, उसी का पीडीएफ है ये। अब आगे हम भावार्थ पे चलते हैं। देखिए, जो भावार्थ होता है, जहाँ पर भावार्थ लिखना होता है, ध्यान रखिएगा कि मूल गद्यांश का 50 से 60% होना चाहिए। ये बात पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जैसे कि एग्जाम्पल में कि गद्यांश में 100 शब्द हैं तो आपके भावार्थ आप जब लिखेंगे तो 50 से 60 शब्दों का आपका भावार्थ होना चाहिए। ठीक है। 80% स्वयं की भाषा होगी, जो आप भावार्थ लिखते हैं उसमें 80% आपकी भाषा होगी। 20% के तकरीबन जो होगी वो गद्यांश की भाषा को आधार बना सकते हैं। यहाँ पर भावार्थ का मतलब होता है जो गद्य है या जो कविता है उसके मूल भावों को लिखना अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। ऐसा कि नहीं कि गद्यांश में यदि कठिन और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है तो आप उसको अपनी भाषा में लिखिए और सरल और स्पष्ट भाषा में। जैसे कि मैं बात करूं कि गद्यांश में जो निहित विचार हैं को संक्षेप में सरल भाषा में लिखने के कौशल को ही भावार्थ कहते हैं। इसमें गद्य की सभी मुख्य बातों को थोड़े से शब्दों में लिख दिया जाता है। ठीक है, जो मुख्य बातें होती हैं उनको थोड़े शब्दों में लिख दिया जाता है। अर्थात इसकी पहली विशेषता इसकी संक्षिप्तता है। इसमें मतलब इसकी जो पहली विशेषता है वो यही है कि संक्षिप्तता, मतलब संक्षेप में कितना हो जाए। इसमें खंडन, मंडन, टीका, टिप्पणी, उद्धरण ये सब देने की जरूरत नहीं होती। मतलब आप किसी बात का खंडन मंडन करने लगेंगे, पक्ष विपक्ष में अपने तर्क देने लगेंगे, टिप्पणी कुछ किसी विशेष तरीके की करेंगे, ठीक है, कोई उदाहरण देंगे या मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो वो ठीक नहीं होता। कि हम कबीर के दोहे का एग्जाम्पल यहाँ मार देते हैं, दोहा लिख देते हैं, तुलसीदास के दोहे लिख देते हैं, उनकी पंक्तियाँ जो हैं वो लिख देते हैं, रचनाएं जो हैं वो लिख देते हैं, इससे नंबर बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि भावार्थ में आप ऐसा करेंगे तो यहाँ नंबर कटेगा। जहाँ ज़रूरत है मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आप उद्धरण, मुहावरे, दोहे इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, इससे नंबर बढ़ सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेंगे तो नंबर मिलेंगे, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं अभी एक पैटर्न देख रहा हूँ कि पता नहीं
इस बीच क्या हुआ है कि जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो जो यूपीएससी का जो या यूपीपीसीएस को जीएस का जो आंसर होता है उसमें कबीर के दोहे लिख देते हैं। तुलसीदास के की रचनाएं जो पंक्तियां हैं उनकी जो उनके दोहे हैं और सूरदास के हैं, इन सब के दोहे पता नहीं क्यों लिख देते हैं, उससे नंबर नहीं मिलता, उससे नंबर आपके कटते ही हैं जीएस के पेपर में। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि एथिक्स के पेपर में आप कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खूब उसमें करें। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं प्रश्नों में गुंजाइश होती है, क्योंकि मैं लगभग अब तक लाखों के ऊपर आंसर चेक कर चुका हूँ, टॉपर्स के भी और फाउंडेशन बैच के भी। तो सबका एक अनुभव है। मैं एक आंसर राइटिंग की भी क्लास चलाऊंगा बहुत जल्दी, कि आपको सही डायरेक्शन में एक सही वे में आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो जहाँ पर जो जिसकी ज़रूरत हो वहीं पर लिखना चाहिए ताकि नंबर अच्छा मिले। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ें, मतलब गद्यांश जो है उसको 2-3 बार पढ़ें। जैसे कि आप एक बार कोई बुक को पढ़ते हैं तो उसमें हर चीज़ को हो सकता है वो कम समझ में आए, वो पेज एक ही पेज एग्जाम्पल में आप समझिए। दोबारा जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और अलग से खोज करके ले आते हैं कि अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें निकल कर के आती हैं। तो 2 से 3 बार मैक्सिमम तो पढ़ना ही चाहिए। और महत्वपूर्ण विचारों को रेखांकित करें। जैसे कुछ लगता है कि ये महत्वपूर्ण है तो उसे रेखांकित करें। उसका मूल विषय समझ लेना चाहिए कि पूरे गद्यांश का मूल विषय क्या है, क्योंकि आप जब किसी को कोई बात बताते हैं तो उसके बैकग्राउंड में भी बात करते हैं और उसके आगे की भी बात करते हैं, लेकिन उन सब के बीच में आप अपना मूल विषय भी बोल ले जाते हैं। तो जो मूल विषय बोलते हैं उसके लिए जो आप पृष्ठभूमि बांधे हैं और आगे की बातें बताए हैं आप, उसको पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ आप समझिए कि इसमें लेखक कहना क्या चाह रहा था, वो मूल विषय क्या है, उसको पकड़ने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। रेखांकित वाक्यों और महत्वपूर्ण शब्दों को मिलाकर एक सार्थक वाक्य बना लेना चाहिए। कोई वाक्य गद्यांश में रेखांकित है तो उसको जरूर देखिए और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को मिलाकर सार्थक वाक्य बना लीजिए कि पढ़ने पर वाक्य सार्थक हो, कुछ अर्थ निकले। ऐसा कि नहीं ऊट पटांग कुछ भी आप वाक्य बना ले और जिसका कोई औचित्य ना रहे। ठीक है, अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, मतलब कि भावार्थ में अलंकार कोई भी स्तर का अलंक, मतलब रूपक, अनुप्रास, कुछ भी ऐसे अलंकार शब्दावली का प्रयोग इसमें नहीं करना है। हूबहू शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि 80% स्वयं की भाषा हो, 20% गद्यांश की हो। इस पर बात हो गई है। मतलब जो भावार्थ लिखने के लिए आएगा, यही इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये ज़्यादा ध्यान रखिए, और इसमें ये खंडन मंडन टीका टिप्पणी उदाहरण देने की गुंजाइश नहीं रहती, इस बात को ध्यान रखिए। और उसमें विचारों को संक्षेप में सरल भाषा में लिख दिया जाता है, ये ध्यान रखिए। 2 से 3 बार पढ़ें, ये तो आपकी मजबूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको ही नहीं समझ में आएगा, तो इस पर मैं ध्यान देने के लिए नहीं कहूँगा। इस पे ध्यान दीजिए और इस पे भी ध्यान दीजिए और इन सब पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए, फिर भी मैं समझाता हूँ आगे। अब जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, एक खा प्रश्न होगा, मतलब का ख ग 3 प्रश्न होते हैं। तो जो खा प्रश्न होता है उसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए 3 पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अपने ज्ञान पर आधारित उत्तर नहीं देना है कि प्रश्न को पढ़ते बोली करिए ये तो मैं गद्यांश से भी बेहतर यहाँ उत्तर इसका लिख सकता हूँ। अब गद्यांश को मारो गोली, मैं खुद लिख करके इसको एक बढ़िया उत्तर दिखाता हूँ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा? नहीं खुश होगा। वो जो चाह रहा है बस वही करिए। यदि वो कह रहा है कि भाई ऊपर के दिए गए गद्यांश को ही आधार बना करके आपको उत्तर लिखना है तो वही करिए। अपने ज्ञान पर आधारित उत्तर नहीं देना है, गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। 50 शब्दों के आसपास उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि 5 नंबर का होता ही है ये भी और ये भी। तो बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। गद्यांश में लिखे वाक्य व शब्द को कॉपी न करके अपनी भाषा में उत्तर देना है। मतलब गद्यांश में जो लिखे वाक्य होंगे, जो शब्द होंगे, उनको कॉपी करने से बचना है, अपनी भाषा में उत्तर देना होता है। ठीक है, अब व्याख्या की मैं बात करूं, तीसरा व्याख्या आता है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। अब रेखांकित पंक्तियों की जो रेखांकित पंक्ति होती है, 1-2 लाइन रेखांकित रहेगी, तो उनकी पंक्तियों की व्याख्या कैसे करनी होती है उससे पहले कुछ मूलभूत नियम जान लीजिए। व्याख्या किसी विचार का विस्तार है। व्याख्या जो होती है, कोई भी विचार होगा, 1-2 लाइन का जो विचार होगा, व्याख्या सुनने में ही व्याख्या लग रही है, ब्यौरा, एक्सप्लेनेशन, तो सुनने में ही लग रहा है कि किसी भी विचार
कि ही विस्तार को समझाने को ही एक तरीके से उसे ही व्याख्या कहते हैं। और इसमें जो विचार दिए गए होते हैं उस विचार करते समय उस विषय के, वो जो विषय है उसके गुण व दोष पर आप चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। यदि आप विचार से सहमत हैं, कि लगता है कि विचार सहमत हैं, तो आप उसके पक्ष में, यदि नहीं है तो उसके विपक्ष में अपनी राय रख सकते हैं। अपनी राय का मतलब ये नहीं कहेंगे मेरी राय में नहीं। हमेशा आप जीएस का भी आंसर लिखते हैं तो कई लोग जैसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आपकी राय में बताइए कि इस तरीके की घटनाएं जो घटी हैं या ये जो चीज़ें हुई हैं, क्या ये ठीक हैं? तो आप नीचे अपनी राय देने लगते हैं, हाँ मेरी राय में ये जो चीज़ें हुई हैं ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। ये उत्तर जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको लगता है आप इतने बड़े विद्वान हो गए हो कि अपनी राय दे रहे हो। नहीं, अपनी राय इस तरीके से दो कि उसमें आपकी राय में ये लगे कि हाँ, इसके पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए थे, कुछ रिपोर्ट आई थी, कुछ कमीशन गठित किए गए थे, उनके बेस पर मेरी ये राय है ना। इस तरीके से दी जाती है। तो अपनी राय या मत रखना चाहिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये तो आंसर राइटिंग से ही समझ पाते हैं कि अपनी राय कैसे रखी जाती है। बिना आंसर राइटिंग के आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। वो भी डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को सीख जाते हैं। ठीक है। अच्छी व्याख्या में विचारों अथवा भावों को संतुलित विवेचन अपेक्षित है। अच्छी व्याख्या में विचारों अथवा भावों का संतुलित विवेचन अपेक्षित है। ठीक है। मतलब जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनका संतुलित गुण दोष बराबर बता देना। फिर इसके बाद यदि लग रहा है कि उस विचार के पक्ष में कुछ बोला जाना चाहिए तो सुझाव देते हुए आगे बढ़ जाना। अभी मैं दिखाऊंगा आगे। व्याख्या करते समय वाक्यांश में निहित मूल भाव से अपनी सहमति असहमति प्रकट करते हुए उचित उदाहरण मुहावरे प्रसंग द्वारा वाक्यांश का मूल भाव स्पष्ट करना चाहिए। मूल भाव का आशय स्पष्ट न होने तक व्याख्या अधूरी रहती है। ठीक है। मूल भाव स्पष्ट करने की पूरी कोशिश होनी आपकी चाहिए। और आप जो मूल भाव है उस पर सहमति असहमति प्रकट करते हुए उदाहरण दे सकते हैं, मुहावरे प्रसंग इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। कबीर के दोहे दीजिए, तुलसीदास के दीजिए, सूरदास के दीजिए, जो आपको उचित लग सके वो करिए। आगे शब्दों की सीमा निश्चित नहीं है। मतलब रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या में जैसे मान लीजिए 2 लाइन रेखांकित है तो वहाँ पर शब्दों की सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन एक आदर्श स्थिति ये मानी गई है कि मान लीजिए कि जितने शब्द रेखांकित हैं, मान लीजिए उनका गुणे 3, यानी मान लीजिए 25 शब्द रेखांकित हैं तो 25 या 75 शब्दों में रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक ही गद्यांश में 2-3 लाइनें अलग अलग रेखांकित होती हैं। बहुत विस्तार देने लगेंगे एक ही रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या में तो आपको पूरा आपकी फिर कॉपी में स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि खुद से एक बार देख लो कि गद्यांश में कितने लाइनें रेखांकित हैं ना। क्योंकि एक लाइन रेखांकित होगी तो आपको फर्स्ट ऐसा डाल करके उसकी व्याख्या करनी होगी, फिर दूसरी कहीं उसके थोड़ी दूर पे होगी तो 2 डाल करके फिर उसको व्याख्या उसकी करनी होगी। और मान लीजिए पूरे गद्यांश में एक ही लाइन कोई एक रेखांकित है तो उसको विस्तार कर दीजिए, कर सकते हैं, तो उस कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। क्योंकि कॉपी में जगह बहुत होती है और ये 20 नंबर का होता है। रेखांकित अंशों से पहले एवं उसके बाद के वाक्य को जरूर पढ़ें। जरूरी भी है। यदि आप रेखांकित अंशों से पहले जो विचार है उसके पहले उसके बाद की लाइनों को नहीं पढ़ेंगे तो मूल भाव को समझ ही नहीं पाएंगे, तो जरूरी है। ठीक है। अब ये है गद्यांश। ठीक है। चलिए गद्यांश को अब पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये इसके आधार पे ये 3 प्रश्न हैं। भावार्थ लिखना है, गद्यांश आधारित ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देना है गद्यांश को आधार बनाकर। तीसरा है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 है रेखांकित पंक्ति। अब पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से, लेखक साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ठीक है। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति हीनता और परमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्युक्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मतलब कहना चाह रहा है लेखक कि जो साहित्य
मनुष्य की दृष्टि से देखने का मैं पक्षपाती हूँ, साहित्य को मैं मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, क्योंकि जो वाकजाल, शब्दों का जाल एक तरीके से मनुष्य को, या जो साहित्य मनुष्य को दुर्गति, दुर्गति का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी की बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो जाए, कहते हैं कि बेचारे की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई है, बहुत सारी समस्याओं को झेल रहा है और अपनी समस्याओं से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसी समस्याओं में उलझता ही उलझता जा रहा है। और मनुष्य की दुर्गति, उसकी हीनता और हीनता, ठीक है, और प्रमुख अपेक्षिता का मतलब होता है कि हमेशा दूसरों से सहयोग लेने के लिए लालायित रहता है, मतलब उसकी दुर्गति ऐसी हो गई है, वो ऐसा हीन हो गया है कि हमेशा वो क्या रहता है कि दूसरों से सहायता लेने के लिए लालायित रहता है। और जो साहित्य किसी मनुष्य को दुर्गतिहीनता, प्रमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को ऊर्जावान, तेजोद्दीप्त न बना सके, ऊर्जावान न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर न बना सके, कि दूसरे के दुख में दुखी ना हो सके और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मतलब एक साहित्य जो व्यक्ति में ये परिवर्तन ना ला सके, उस साहित्य को साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। क्योंकि जिसका हिंदी साहित्य ऑप्शनल होगा, वो अपने आप में ही देखें कि उन्होंने पूरी क्लास यदि की है, तो उनके अंदर एक समाज को समझने के प्रति, समाज ही नहीं, हर एक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीति हो गया, सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक हो गया, हर एक क्षेत्र को विषय को समझने की एक अलग ही लेवल उनका हो जाता है। उनके अंदर एक अलग ही संवेदना और करुणा और पर दुख कातर, ये सब जो वाला भाव है, वो अपने आप ही आ जाता है, और मैच्योरिटी अलग से। तो जो साहित्य ऐसा ना कर सके, उसे मैं साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब कौन से कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं? आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने, आज कुछ छोटे छोटे स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म निर्विशेष, जाति धर्म निर्विशेष का मतलब हटकर, जाति धर्म से परे या हटकर मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। मतलब हम ऐसे संकीर्ण स्वार्थों में खो गए हैं, ऐसे छोटे छोटे स्वार्थों में खो गए हैं कि मनुष्य के हित की बात सोचना ही भूल गए हैं। आपको पता है कि हम लोग कुछ होने से पहले एक मानव हैं। हमें और भी किसी तरह की उपाधि दी जाए, हमें और कुछ चीज़ों, नामों से जाना जाए, उससे पहले हम एक मानव हैं। मानव होने के नाते हमें एक दूसरे की पीड़ा को समझना चाहिए, हर एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए। लेकिन आज आप देखेंगे, जाति और धर्म के नाम पर हम मानवता को, मानव होने के पहले धर्म को भूल गए हैं, और उससे परे, उससे हट कर के जिन्होंने, हमने एक अलग ही दुनिया बना ली है जाति धर्म की, उसके बेस पर हम हिंसा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड आप देख रहे हैं। फिर राजस्थान की ही एक घटना है कि जहाँ पर एक दलित वर्ग के बच्चे के द्वारा पानी मटके से पी लिए जाने के कारण उसको पीट पीट करके टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो हम मानवता, मनुष्य, क्योंकि एक तरीके से जैसे कहावत भी कही जाती है ना कि हम लोग में खून तो सबका लाल है, हम मानव हैं। हमारे एक सब कुछ हटा दिया जाए, आवरण ये जो हम लोगों ने गढ़ रखा है, उसके बाद एक तरीके से हम एक जो दिल है, एक जो दिमाग काम कर रहा है, वो एक मानव होने के नाते तो यही सिखाता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। हम जाति धर्म, ये जो एक चीज़ें दुनिया बना दी गई हैं एक अलग तरीके की, उस दुनिया, उस बातों को समझे और वास्तविक, वो एक मानव होने के नाते हमारा काम क्या है, जो उद्देश्य है, उसको हम समझ सकें। वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, और एक तरीके से साहित्य यही सब सिखाता है कहीं न कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आज ऐसा हो गया है कि जो संकीर्ण स्वार्थ हैं, जाति धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, ठीक है। और संकीर्ण स्वार्थों में ये भी आप देख सकते हैं कि आज थोड़े से विकास के लिए, विकसित देश बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, पर्यावरण क्षरण होता ही जा रहा है, सिर्फ कुछ संकीर्ण स्वार्थों की वजह से। और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। कहीं पर लैंडस्लाइडिंग होगी, कहीं पर भूस्खलन आएगा, तो कहीं भूकंप आएगा, और
इवन यहाँ तक क्या होगा कि यदि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, उनका उससे क्या होगा कि वो पिघल जाएंगे, तो जो नदियाँ सतत वाहिनी हैं, गंगा हो गई, सतलुज हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इन सब में सूखे की स्थिति देखी जाएगी। समुद्र तट में पानी बढ़ जाएगा, जो तटीय क्षेत्र हैं उनको वहाँ से विस्थापन करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को हटना पड़ेगा। मतलब कहीं से भी हम अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, मतलब जो काम करते जा रहे हैं आंख मूंद करके एक संकीर्ण स्वार्थ के लिए, वो कहीं ना कहीं मनुष्य के हित में तो नहीं है ना। हम पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रहे हैं संकीर्ण स्वार्थों के लिए। हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम बगल वाले को परेशान देख करके खुश हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ प्रेम ने, राजनीति में भी देखिए दलगत आधार पर ही आप राजनीति कर सकते हैं। राजनीति एक अलग ब्रॉड विषय है, और राजनीति भी यही कहती है कि राजनीति में भी आप नैतिक बने रहें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि आप, कोई व्यक्ति किसी विशेष दल में देख रहा है कि चीज़ें गलत चल रही हैं, उसके विपरीत जाकर के आवाज़ उठा दिया, तो उसे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा पार्टी से। तो एक तरीके से देखा जाए कि दलगत स्वार्थ प्रेम ने और किसी विशेष दल से इतना स्वार्थ हो जाना, इतना प्रेम हो जाना, मनुष्यता को ख़त्म कर दिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यदि वो आपके दल का नहीं है, और ज़रूरी नहीं ये राजनीतिक दल ही हो, किसी धर्म जाति विशेष का भी कोई व्यक्ति है, यदि दूसरी जाति का है, धर्म का है, और उसके विपरीत कोई जाति धर्म है, तो उसके बाहर के आदमी को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने पर सउद्देश्य का आरोप किया जाता है कि वो जो रोग आ रहा है सब ढकोसला है, झूठा है। ये रोने होने के आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठा का भी मजाक उड़ाया जाता है। आप आज देखें कि स्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरीके से ये भी आप देखेंगे कि आप आज के टाइम पे किसी की हेल्प करना नहीं चाहते, और जरूरी ये नहीं, जो मन से दिल से भी अच्छे हैं वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कहीं बाइक से जा रहे थे और रास्ते में कोई आपको हाथ दे रहा है, कोई ऐसी महिला जो बच्चे के साथ है और हाथ दे रही है, तो आप डर जाएंगे, क्योंकि जो जिस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं उससे भी आप डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ऐसा ना हो कि मैं कुछ झंझट में फंस जाऊं। आप पहचान रहे हैं आप अपने क्षेत्र में तो अलग बात है, लेकिन एक डर सा बैठ गया है लोगों में। तो आज जो ये दुनिया है, आज का ये जो दौर चल रहा है, इसमें जो सही लोग भी हैं वो भी अच्छे लोगों को संदेह की दृष्टि से कभी कभी देख लेते हैं कि हाँ वाकई में उनको हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं, वो नहीं समझ पाते उस चीज़ को। ठीक है, बाकी वो बात अलग है कि मैं जिस जाति का हूँ, मैं जिस धर्म का हूँ, अपने से दूसरे धर्म और जाति के लोगों को ये सामान्यतः देखा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में कि लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। उसके रोने गाने पर आशा उद्देश्य का आरोप किया जाता है, उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, अब ये 3 प्रश्न हैं। प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो 3 प्रश्न हैं इनको मैं अगले लेक्चर में करूँगा। आप लोग कमेंट और लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मिल